ये सारे आरोप मोदी जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं विभिन्न विभिन्न लोगों के द्वारा और विपक्षी पार्टियों के भी द्वारा। भारत रत्न दिया जा रहा है और एक बंदा जो है उधर से एक विकेट यानी इंडिया अलायंस का गिर जा रहा है। यदि मोदी जी को इतना ही विश्वास है कि भाई हम 400 सीटें पार लेकर के आ रहे हैं, और जैसा यूपी के लिए भी ये कहा गया कि भाई यूपी में 80 सीटें हम जीत रहे हैं, तो भाई अगर ऐसा है तो फिर जयंत चौधरी की जरूरत आपको क्यों है, या फिर बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है? अगर आप 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं तो फिर इन लोगों की जरूरत ही क्यों है? अंदरूनी तौर पर तो भाई मामला ठीक ठाक नहीं है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा कि भाई सब कुछ ठीक है, हम 400 नहीं 500 लेके आ रहे हैं, और जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाए कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो सवाल काफी लंबे समय से अक्सर आपने सुना होगा कि भाई और विकल्प ही क्या है, तो इस आधार पर विपक्ष को किसी तरीके से जो है उसकी वैल्यू को ही गिरा दिया जाए, और फिर वहां जो है अपने लिए जो जगह बची हुई है उसको किसी तरीके से विस्तार कर दिया जाए, और विपक्ष को जगह बिल्कुल ना मिले, और जो थोड़ी मोड़ी जगह बची हुई है वो ये कुछ ये रत्न वाले तरीके से जो है जो संभव हो पाए वो सेटलमेंट कर लिया जाए। अब दोनों तरफ का आरोप प्रत्यारोप यही है। इसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के ये कहा गया कि भाई ये वो एक ऐसा इवेंट है, इसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और सारी चीज़ें ऐसे की गई, मीडिया में जो हो हल्ला मचाया गया जिस तरीके से, तो ऐसा लगा कि भाई बस इसके बाद और कुछ करने की जरूरत अब एनडीए को नहीं पड़ेगी, यानी मोदी जी को इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी राम मंदिर से ही जो है 400 पार हो जाएगा। लेकिन वो माहौल बन नहीं पाया, और यूपी में तो स्थिति ये है कि भाई उस समय तक यानी जब तक वो 22 तारीख के पहले तक तो यही कहा जाता है कि 22 तारीख तक जो है ऐसा माहौल बन जाएगा कि फिर अगले इलेक्शन यानी 2024 का इलेक्शन में यूपी में जो है 80 में से 80 सीटें आ जाएंगी, और एक आईएएस रिटायर्ड है जिनको आजकल ये कहा जा रहा है कि भाई साहब जो है वो भी पलटी मार गए हैं, तो यानी बिहार वाले पलटू मार के पहले ही वो पलटू मार गए थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप लग रहा है। उन साहब ने भी ये ट्वीट करके कहा था कि भाई ऐसी हवा आएगी कि मोदी योगी की हवा में सारे लोग इस राम नाम में बह जाएंगे, और 80 में से 80 सीटें यूपी की पड़ोसी राज्यों की भी बड़े स्तर पर सीटें जो है भाजपा के झोली में चली जाएंगी, और विपक्ष जो है एकदम हवा हवाई उड़ जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे। आरोप का मतलब है कि उनकी कमियों को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया था, यानी उनकी कमियों को उन्होंने गिनाया था। लेकिन जैसे ही 10 दिन बीता, भाई राम मंदिर का मुद्दा मीडिया से छू मंतर हो गया। आप बड़े रिपोर्टर्स जो हैं आप उनके यानी या बड़े चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े चैनल हैं उनके आप चैनल उठा करके देख लीजिए, इन मुद्दों पर जो उन्होंने प्रोग्राम किए हैं उनकी व्यूवरशिप जो है बहुत डाउन है, यानी बहुत कम लोग हैं उन्हें देखने वाले, उनकी टीआरपी डाउन हो रही है, उनके जो है व्यूवरशिप लगातार घट रही है, उनकी वैल्यू एक तरीके से घट रही है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहीं ना कहीं जो है उलट पुलट करके अब वो भी दिखाने लगा कि भाई 200 सीट आ रही है लगभग, अभी कांग्रेस जो है टक्कर में है, और फिर ये वाला वोटर वो फलाना वाला वोटर ऐसा वैसा करके वो भी दिखाना शुरू कर दिए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ओवरऑल जो माहौल है आप अगर उसे गौर से देखेंगे तो भाई यही समझ में आ रहा है कि अब जो है ये जो पूरा राम नाम के नाम पर जो है कोशिश हुई थी कि भाई 400 पार कर लेंगे, वो अब मुश्किल हो गया है कि भाई अब इस आधार पर नहीं हो सकता। तो दूसरा रास्ता क्या है? और दूसरा रास्ता अपनाया गया कि भाई अब ये रत्न निकाले जाएं, अलमारी खोला जाए, एक रत्न दिया जाए और फिर किसी एक को मिला लिया जाए। नहीं तो अगर यूपी में 80 में से 80 सीटें आने की पूरी संभावना है, पूर्ण विश्वास है, तो फिर चौधरी साहब की जरूरत नहीं है। या बिहार में अगर आपको लगता है कि पूरे देश में आप 400 सीटें जीत रहे हैं तो बिहार में फिर नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है? जबकि कई सारी रिपोर्ट्स में ऐसा आया है, और एक वोटर्स का भी सर्वे आया उसमें भी आया कि भाई नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की वजह से नीतीश कुमार का खुद का ग्राफ गिर गया है, और एनडीए का भी ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। बिहार में तो कम से कम बहुत डाउन जा रहा है, यूपी में भी प्रभावित हो रहा है, जो किनारे के जो रास्ते यानी जो बॉर्डर की सीटें हैं उस पर। तो भाई आखिर फिर क्या है? यदि सब कुछ ठीक ठाक है, 400 सीटें आप ला रहे हैं, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अभी तो संभावना ऐसी भी है कि कुछ रत्न जो है मोदी जी और निकाले अलमारी से, और इंडिया अलायंस की तरफ से भी कुछ जो है रत्न जो है वो एनडीए में चले जाएं। तो बहरहाल इसमें अब क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन जो 400 पार वाला मामला था भाई, वो 400 पार वाला मामला इस समय जो है कम से कम संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में इस समय संभव नहीं लग रहा है। और इस वजह से ही ये सारे रत्न वाले कार्यक्रम हों या फिर और कई सारी चीज़ें हो रही हैं
जैसे आपके हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी समय संभव है। आपको अरविंद केजरीवाल के मामले में मैंने कल वाले में बताया था कि भाई कैसे जो जिसमें मनीष सिसोदिया जी जेल में है, जिसमें संजय सिंह जेल में है, उस मामले में प्रयास किया गया लेकिन संभव नहीं लगा, तो एक नई फाइल खुली और उस फाइल के आधार पर ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये साहब यानी केजरीवाल जी की कम से कम धरपकड़ तो हो सके। और ये आरोप ही है कि भाई ये फाइल वाइल के आधार पर ये सब जानबूझ करके प्रयास किया जा रहा है तोड़ने का, जिस हिसाब से सोरेन पर भी लगा, जिस हिसाब से नीतीश कुमार को भी लेकर हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे रिव्यू पर कितनी सारी कार्रवाइयाँ और क्या क्या हुआ अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल होने लगी और जनवरी तक आते आते मामला सारा सेट हो गया और भाई साहब जो है निकल लिए, यानी पलटू जी चचा जी निकल गए। तो अब चचा जी निकल गए हैं तो संभावना तो यही है कि परसों चचा जी फिर से निकल लेंगे। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या सचमुच मोदी जी 400 सीटें ला रहे हैं, या फिर अब विपक्ष को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से ये एक रत्न निकल रहा है और उधर से फिर एक रत्न वापस आके एनडीए में मिल जा रहा है, तो इस हिसाब से हमें तो कम से कम अभी की स्थिति के अनुसार नहीं लग रहा है कि भाई 400 सीटें आ रही, अगर आ रही होती तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।